Good morning, students. Today we are going to discuss about next part of this European continent. आज हम लोग इस यूरोप महाद्वीप के अगले भाग को देखने जा रहे हैं और उसमें हम लोग जो है दो महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे और जिनमें से एक है प्राइम मेरिडियन। और प्राइम मेरिडियन जिसे 0 डिग्री देशांतर रेखा के नाम से भी जाना जाता है। प्राइम मेरिडियन that is also called 0 degree longitude line and passes through 3 countries of European continent that are England, second is France and third is Spain। यानी प्राइम मेरिडियन जो है वो इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन से होकर गुजरती है, जो कि यूरोपियन महाद्वीप के पश्चिम में स्थित देश हैं। यानी ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, देखते हैं इसको। ऐसे करके क्रॉस करती है। North to south. This one is prime meridian. Meridian जिसे 0 डिग्री देशांतर रेखा के नाम से भी जाना जाता है। एक जिस महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान देने की जरूरत है वो ये है कि जो लंदन देख रहे हैं ये है लंदन, और ये जो कि इंग्लैंड की राजधानी है, यानी यहाँ से जो है 0 डिग्री देशांतर रेखा होकर गुजरती है। यहीं पर लंदन में ही आप देखेंगे एक आपको स्थान मिलेगा जिसका नाम है ग्रीनविच, और ग्रीनविच में ही जो है रॉयल ऑब्जर्वेटरी है, वहीं से यह होकर गुजरती है। सो प्राइम मेरिडियन passes through London where Royal Observatory in Greenwich present। यानी ये देखेंगे कैपिटल है इंग्लैंड की जिसका नाम है लंदन, और यहाँ से होकर गुजरती है, और इसी यही लंदन में ही जो है ग्रीनविच स्थित है। जहां पर रॉयल ऑब्जर्वेटरी यानी रॉयल वेधशाला स्थित है, और वहीं से ये जो है क्रॉस करती है। आप देख रहे हैं कि फ्रांस और स्पेन के उत्तर पूर्वी यानी पूर्वी भाग से होकर गुजरती है,
और अफ्रीका महाद्वीप के कई महत्वपूर्ण देशों से भी होकर गुजरती है। जब हम लोग अफ्रीका महाद्वीप की बात करेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि ऐसे कौन से देश हैं जहाँ से ये जो है प्राइम मेरिडियन होकर गुजरती है। एंड importance of this prime meridian is that this longitude line divides whole earth in two parts. One is western hemisphere and second is ईस्टर्न हेमिस्फेयर। यानी ये जो देशांतर रेखा है ये पूरे पृथ्वी को दो अर्ध गोलार्धों में विभाजित करती है, जिसे हम लोग पश्चिमी अर्धगोलार्ध और पूर्वी अर्धगोलार्ध के नाम से जानते हैं। यानी आप देख रहे हैं पश्चिमी अर्धगोलार्ध और पूर्वी अर्धगोलार्ध के नाम से जानते हैं। और इसका महत्व इस संदर्भ में है कि इट इज यूज्ड टू डिमार्केट टाइम जोन ऑफ अ कंट्री। यानी ये किसी कंट्री के जो टाइम जोन होते हैं, समय का जो निर्धारण होता है, उसमें इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। अब आगे हम लोग एक चीज और देखते हैं और वो ये है कि जो ये पूरा यूरोप महाद्वीप है ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो टेम्परेट जोन यानी समशीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आपको मिलेगा। और क्योंकि जो समशीतोष्ण कटिबंध है वो जो है कर्क रेखा से लेकर के उत्तर में यानी विषुवत रेखा के उत्तर में आर्कटिक लाइन तक और दक्षिण में मकर रेखा से यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से आप साउथ में दक्षिणी ध्रुव के करीब जाएंगे तो आपको अंटार्कटिक लाइन मिलेगी, इसके बीच विस्तारित होता है। सो वी कैन से दैट टेम्परेट जोन is spread between Tropic of Capricorn and Arctic line. Arctic line, that is actually latitude line on 66.5 degree latitude, यानी 66 और आधे डिग्री अक्षांश रेखा के पर जो लैटिट्यूड लाइन है, अक्षांश रेखा है, उसे ही हम लोग जो है आर्कटिक लाइन के नाम से जानते हैं। देखते हैं कि वो किन किन देशों से, यूरोप महाद्वीप के किन किन देशों से होकर गुजरती है। तो आप देखेंगे कि जस्ट अ सेकंड प्लीज। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आर्कटिक लाइन है वो यूरोप महाद्वीप के प्रमुख रूप से 4 राष्ट्रों से होकर गुजरती है और उनमें से आप देखेंगे जो स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला है, स्कैंडिनेवियन जो प्रायद्वीप है उसी के जो है 3 देश हैं, जिनमें ये आपको एक मिलेगा नॉर्वे, और ये दूसरा जो देख रहे हैं आप स्वीडन, और तीसरा जो आप देख रहे हैं ये फिनलैंड। फिनलैंड का उत्तर पश्चिमी भाग स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला का पार्ट है। सो वी कैन से दैट normally 5 countries come under Arctic line expansion. One is Norway, second is Sweden, third is Finland, northwest part of Finland, and fourth is Russia itself, and fifth is Iceland. यानी ये 5 देश
आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रसिया, इनसे जो है आर्कटिक लाइन होकर गुजरती है। देखते हैं। तो यहाँ पर एक चीज आप देखेंगे कि जिसको हमने पहले बताया था कि ए जो है व्हाइट सी है, व्हाइट सागर, और इससे भी होकर गुजरती है ये जो है आर्कटिक लाइन। आर्कटिक लाइन, आर्कटिक रेखा 66 एंड हाफ, ये जो है एक आप देखेंगे अक्षांश रेखा है, यानी लैटिट्यूड लाइन। अक्षांश रेखा जो कि पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम में, और जो देशांतर रेखा होती है वो उत्तर से दक्षिण के बीच विस्तारित होती है। इट मीन्स latitude line passes through Earth east to west, and when we are talking about longitude, then it passes through north, north to south, यानी नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। अब आगे हम लोग बात करेंगे। ये चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आपको आइसलैंड मिलेगा वो बेसिकली आप देख रहे हैं कि आर्कटिक लाइन उससे उत्तरी क्षेत्र से होकर गुजर रही है, लेकिन ऐसे में लग रहा है कि आइसलैंड से जो है आर्कटिक लाइन होकर गुजरती नहीं है। लेकिन आइसलैंड का एक जो है द्वीप है, दैट इज ग्रेम्सी आइलैंड, और वो ग्रेम्सी आइलैंड जो है इज सिचुएटेड इन नॉर्थ ऑफ आइसलैंड कंट्री, यानी आइसलैंड देश के उत्तर में स्थित है ग्रेम्सी आइलैंड। उसे आप यहाँ पर देखेंगे तो, एंड 40 किलोमीटर, नियर अबाउट 40 किलोमीटर अवे फ्रॉम मेनलैंड ऑफ आइसलैंड, यानी आइसलैंड की जो मुख्य भूमि है उससे करीब 40 किलोमीटर के आसपास उत्तर में स्थित है। हालांकि किलोमीटर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये है आपका ग्रेम्सी आइलैंड, ग्रिम्सी आइलैंड, ग्रिम्सी द्वीप, और यहाँ से जो है 66.5 डिग्री आर्कटिक लाइन होकर गुजरती है। डेनमार्क की भी, यानी डेनमार्क का भी एक द्वीप है जिसका नाम है ग्रीनलैंड। हम लोग जब हमें उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को पढ़ रहे थे तो वहां पर देखा था हम लोगों ने कि 66.5 डिग्री आर्कटिक लाइन ग्रीनलैंड से होकर गुजरती है, और ग्रीनलैंड द्वीप पर इस डेनमार्क का अधिकार है। ऐसे में आप देखेंगे तो डेनमार्क से भी आर्कटिक लाइन होकर गुजरती है। सो डेनमार्क that have
occupation over Greenland, that is a island, and from that island 66.5-degree arctic line also passes. And now we are going to see next most important point of this continent, and that will be स्कैंडिनेवियन माउंटेन। यानी हम लोग जो अगले महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करने जा रहे हैं उसका नाम है स्कैंडिनेविया पर्वत, और वो आपको यहाँ पर मिलेगा नॉर्वे और स्वीडन के बीच में। यानी ये वाला पार्ट आप जो देख रहे हैं, ये वाला, वो आपको स्कैंडिनेविया माउंटेन मिलेगा यहाँ पर। ये यहाँ पर एरो के माध्यम से प्रदर्शित कर देते हैं, दैट इज स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स स्कैंडिनेवियन पर्वत। और इसकी विशेषता ये है कि स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स इन बिटवीन नॉर्वे एंड स्वीडन कंट्री, नॉर्वे और स्वीडन कंट्री के बीच में स्थित है। और जो आप यूरोप महाद्वीप देख रहे हैं, इट इज द लॉन्गेस्ट ऑफ यूरोप कॉन्टिनेंट। यानी यूरोप महाद्वीप में सबसे लंबा पर्वत अगर कोई है तो वो आपको स्कैंडिनेविया पर्वत मिलेगा। यानी लॉन्गेस्ट यानी सबसे लंबा। किसका? यानी यूरोप महाद्वीप का सबसे लंबा पर्वत है। अब आगे हम लोग जो बात करने चल रहे हैं उसमें आप देखेंगे कि एक महत्वपूर्ण पर्वत आपको मिलेगा जिसका नाम है कार्पेथियन माउंटेन्स, और ये कई देशों में विस्तारित है, नॉर्थ टू साउथ इन सेंट्रल यू कैन से दैट सेंट्रल यूरोप। यानी मध्य यूरोप में जो है कई देशों में विस्तारित है कार्पेथियन माउंटेन, और उसका उत्तर से दक्षिण की तरफ विस्तार है। देखते हैं कौन से कंट्रीज में इसका विस्तार है। और हालांकि पहले देखते हैं लोकेशन इसकी। तो आप देखेंगे कि ये जो है आपको कंट्री है जिसका नाम है पोलैंड, एंड वार्सा इज द कैपिटल ऑफ पोलैंड। वार्सा पोलैंड की राजधानी है। और ये जो है आपको, ये है यूक्रेन, और कीव इसकी राजधानी है। इसके बाद आप देखेंगे ये आपको एक और कंट्री मिलेगा जिसका नाम है रोमानिया, और रोमानिया की जो कैपिटल है, दिस वन इज बुखारेस्ट। और आगे हम लोग देखेंगे, यानी ये उन देशों की हम बात कर रहे हैं जिनमें जो कार्पेथियन माउंटेन्स का विस्तार है, इसी वजह से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। सो दिस वन इज सर्बिया, एंड कैपिटल ऑफ सर्बिया इज दैट बेलग्रेड। ये जी है, बेलग्रेड, जो कि सर्बिया की राजधानी है। अब आप आ जाएंगे, ये वाला पार्ट आप देखेंगे तो है हंगरी।
और अगर हंगरी की राजधानी की बात करेंगे आप, तो इसका नाम है, ये है बुडापेस्ट। बुडापेस्ट राजधानी है हंगरी की। और स्लोवाकिया, दिस वन इज स्लोवाकिया। एंड यहाँ पर देखेंगे ब्राटिस्लावा, ये जो आप देख रहे हैं, तो ब्राटिस्लावा जो है राजधानी है इसकी, हम उसको एरो के माध्यम से यहाँ इटली के पास प्रदर्शित कर दे रहे हैं। ये है ब्राटिस्लावा, राजधानी है स्लोवाकिया की। और नेक्स्ट वन इज, दिस वन इज चेक रिपब्लिक। और चेक रिपब्लिक की जो राजधानी है वो है प्राग। प्राग राजधानी है चेक रिपब्लिक की। और GUE। तो इस तरह के तरीके से आप लोगों ने देखा कि इतने कंट्रीज में जो है कार्पेथियन माउंटेन्स का विस्तार है। और यानी कार्पेथियन माउंटेन spreads in पोलैंड, यूक्रेन, रोमानिया, बेलग्रेड, हंगरी, स्लोवाकिया एंड चेक रिपब्लिक। अब आगे हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर हम जो है कार्पेथियन माउंटेन के बारे में लिख देते हैं। कार्पेथियन माउंटेन, कार्पेथियन पर्वत। और ये जो कार्पेथियन पर्वत है, दिस वन इज हाईएस्ट ऑफ यूक्रेन कंट्री एंड सेकंड लॉन्गेस्ट ऑफ यूरोप कंटिनेंट। यानी कार्पेथियन पर्वत जो है यूक्रेन देश का सबसे ऊंचा पर्वत है, और यूक्रेन के वेस्ट में आपको मिलेगा। और अगर बात करेंगे यूरोप महाद्वीप के नजरिए से, तो ये यूरोप महाद्वीप का दूसरा सबसे लंबा पर्वत है, यानी सेकेंड लॉन्गेस्ट ऑफ यूरोप एंड फर्स्ट हाईएस्ट ऑफ यूक्रेन। यूक्रेन का सबसे ऊंचा और यूरोप महाद्वीप का दूसरा सबसे लंबा पर्वत। अब हम लोग जो है आगे कुछ जो है महत्वपूर्ण नदियों को देखते हैं, जो कि पोलैंड और जर्मनी से मुख्य रूप से संबंध रखती हैं। और उनमें से आप एक देखेंगे जिसका नाम है, यू कैन से दैट इज कैपिटल रिवर वेस्टुला, यानी वेस्टुला रिवर। और जैसा कि हमने बताया आपको कि पोलैंड के, यानी पोलैंड की राजधानी वार्सा आप देख रहे हैं, और पोलैंड के दक्षिण तक कार्पेथियन माउंटेन का विस्तार है।
ऐसे में जो कार्पेथियन माउंटेन का उत्तरी छोर है, वहीं से इस नदी का जो है उद्गम होता है, जिसका नाम है विस्चुला। और ये विस्चुला आप यहाँ देखेंगे कि विस्चुला जो है, इसकी जो आप देख रहे हैं पोलैंड की सबसे लंबी नदी है। और यहाँ से यानी इस तरीके से आप देखेंगे कि विस्चुला रिवर ऐसे क्रॉस करती है और यहाँ पर बाल्टिक सागर जो है वहां पर आकर के मिल जाती है। और इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि विस्चुला रिवर के तट पर ही जो पोलैंड है, पोलैंड की राजधानी वार्सा है, वो स्थित है। और पोलैंड की जो है सबसे लंबी नदी है, यानी विस्चुला इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पोलैंड एंड originates from northern part of Carpathian Mountain in the southern part of Poland and drains through Poland before discharging in Baltic Sea। यानी ये वाला पार्ट जिस पर हम पहले बात कर चुके हैं, ये जो है बाल्टिक सागर है, बाल्टिक सी, दिस वन इज बाल्टिक सी। और यहाँ पर हम लोग एक पोर्ट के संदर्भ में देखेंगे जिसका नाम है ग्रांस। एंड ग्रांस पोर्ट इस कम्स अंडर पोलैंड, दैट इज at the coast of Baltic Sea near mouth of this Vistula river। यानी आप देखेंगे यहाँ पर बाल्टिक सागर से लगा हुआ और विस्चुला नदी के मुहाने के समीप आपको एक महत्वपूर्ण बंदरगाह मिलेगा जिसका नाम है ग्डांस्क। और इस पर जो है जर्मनी का अधिकार है। अब जो है आगे हम लोग बात करेंगे और उसमें देखेंगे कि पोलैंड में ही आपको एक स्थान मिलेगा जिसका नाम है लॉर्ड्स LORDC। और उसकी विशेषता क्या है देखते हैं हम लोग। तो ये वार्सा के साउथ वेस्ट में ही ये स्थित है, यहाँ पर आप देखेंगे। और इसका नाम है लॉर्ड्स और इसकी विशेषता क्या है उसे देखते हैं हम लोग। तो चूंकि पोलैंड में अनेक उद्योगों का विकास हुआ है, देयर आर मल्टीपल इंडस्ट्रीज इन पोलैंड, दे आर डेवलप्ड industries, and that's why this one place, it means laws, has been developed as Manchester of Poland country. And you should know about Manchester, that is located in England, and this one is famous for cotton industry, यानी सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से महत्वपूर्ण है मैनचेस्टर, जो कि इंग्लैंड में स्थित है। और उसी के नाम पर अगर विश्व में कोई प्रसिद्ध स्थान सूती वस्त्र उद्योग की इंडस्ट्री की दृष्टि से मिलता है, उसे हम लोग मैनचेस्टर का नाम दे देते हैं। और ऐसा ही एक प्लेस है आपको जर्मनी में जिसका नाम है
लॉर्ड्स, और इसे भी जो है यानी पोलैंड का मैनचेस्टर के नाम से जानते हैं। मैनचेस्टर ऑफ पोलैंड। तो अब आगे हम लोग बात करेंगे एक जो महत्वपूर्ण नदी है, और उसका नाम है स्प्री। और एक और महत्वपूर्ण नदी है और उसका नाम है ओडर। ओडर नदी को हम लोग देखेंगे और स्प्री नदी को भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोगों को यहाँ से क्लीन करना पड़ेगा। देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ओडर रिवर, और ओडर रिवर आप देखेंगे तो ये जो चेक रिपब्लिक आप देख रहे हैं, जहाँ तक कार्पेथियन माउंटेन्स का विस्तार है, उसके उत्तरी पार्ट से ही यानी ऐसे निकलती है ओडर रिवर। और यहाँ ये जो है इसके पूर्व से यानी पोलैंड से निकलकर एक नदी आती है जिसका नाम है स्प्रे, और वो आकर इसमें मिल जाती है। इसके इस आप देखेंगे इसके ईस्टर्न पार्ट से, इसका नाम है स्प्री, और इस तरीके से आकर उत्तरी सागर में मिल जाती है, यानी जर्मनी के मुख्य भूमि से प्रवाहित होते हुए आकर उत्तरी सागर में मिल जाती है। और यहाँ पर आप देखेंगे इसकी जो खासियत है वो ये है कि ये जो स्प्री रिवर है, ये वाली, इसे हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं स्प्री। इसी पर जो है ये जो आप देखेंगे जर्मनी जर्मनी की राजधानी जो बर्लिन है, वो स्प्री नदी के तट पर ही स्थित है। यहाँ पर आप देखेंगे बर्लिन। बर्लिन राजधानी है जर्मनी की, जो कि आपको यहाँ दिख रही है कि स्प्री नदी के तट पर स्थित है, और स्प्री सहायक नदी है ओडर नदी की। तो इस तरीके से हम लोग ने जर्मनी से जुड़ी हुई इस महत्वपूर्ण नदी को हम लोगों ने देखा। और एक जो ध्यान देने वाली बात है, हैम्बर्ग बंदरगाह, जिसके बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं, जो कि आप देखेंगे इस नदी के मुहाने पर, यहाँ पर जो एक कील नहर है, इसके पश्चिमी भाग में स्थित है। सो स्प्री रिवर, that is the tributary of Oder River, and Oder River that originates from north of Carpathian Mountain in Czech Republic,
it means north of Czech Republic, and drains through Germany mainland before discharging, before opens into North Sea. और and Hamburg port is located near mouth of this Oder River in North Sea in the west of Kiel River. यानी कील नहर, कील कैनाल यू कैन सी दैट, ये कील नहर है और इसके पश्चिम में जो आप देख रहे हैं ये वाला पार्ट वही है हैम्बर्ग पोर्ट। और इस पर तो जो हैम्बर्ग बंदरगाह आप देख रहे हैं इस पर जर्मनी का अधिकार है और दिस वन इज डेवलप्ड टू शिपिंग इंडस्ट्री यानी ये जो है शिपिंग यानी जहाजरानी उद्योग जो आप देखेंगे यानी जलयान यानी शिपिंग इंडस्ट्री के तौर पर विकसित हुआ है, एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है ही। अब हम लोग जो है आगे देखने चलते हैं और हम लोग देखेंगे एक महत्वपूर्ण जो है प्रायद्वीप के बारे में और उसका नाम है अनातोलिया। अनातोलिया प्रायद्वीप। So we are going to see about Anatolia Peninsula, and that is also called Asia Minor. If you have studied about history, then you have read that this one is Anatolia Peninsula. Anatolia Peninsula यानी अनातोलिया प्रायद्वीप, और इसे जो है एशिया माइनर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि आप देख रहे हैं। इट इज लोकेटेड इन नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ टर्की एंड दैट इज कॉल्ड अनातोलिया पेनिनसुला। और एक जलसंधि हम लोग देखते हैं, दैट इज स्ट्रेट ऑफ ओट्रांटो। दिस वन इज हियर, स्ट्रेट ऑफ ओट्रांटो एंड ओट्रांटो जलसंधि। और ये जो है एड्रियाटिक सागर और इसको जो आयोनियन सी है इन दोनों को जोड़ने का कार्य करती है। यानी स्टेट ऑफ ओट्रांटो स्वाइंस, दिस वन इज एड्रियाटिक सागर एंड दिस वन इज आयोनियन सी। और नेक्स्ट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज वेटिकन सिटी एंड रोम, दैट इज कैपिटल ऑफ इटली, यानी इटली की राजधानी रोम, और वेटिकन सिटी दैट इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, यानी पूरे विश्व का सबसे छोटा राष्ट्र है।
Vatican City, and both are located at river Tiber, यानी टाइबर नदी के तट पर ये दोनों ही स्थित हैं, यानी वेटिकन सिटी और रोम. फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी अबाउट द लोकेशन ऑफ वेटिकन सिटी एंड रोम. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये है टाइबर रिवर, एंड दिस वन इज Iranian Sea. Iranian Sea. और जो टाइबर नदी है, ये टाइबर, ये जो टाइबर नदी है वो आप देख रहे हो उत्तर में, ये वाला पार्ट, ये आपको वेटिकन सिटी मिलेगा. और ये जो टिरानियन सागर के तट के समीप स्थित है, ये वाला पार्ट, ये है रोम, दैट इज कैपिटल ऑफ इटली. और जो टाइबर रिवर है, दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इटली and drains through Italy, and before discharging its water in Tyrrhenian Sea. यानी जो टिरानियन सागर है उसमें अपने जल को प्रवाहित करने से पहले इटली के इस, जो आप देख रहे हैं, यू कैन सी दैट दिस पार्ट इज इन मिडिल ऑफ इटली, यानी इटली के मध्यवर्ती क्षेत्र से होकर गुजरती है. और आगे हम लोग देखते हैं एक पोर्ट के बारे में, एंड दैट इज वैलेंसिया. वैलेंसिया पोर्ट, दैट वन इज पोर्ट वैलेंसिया. और दैट इज लोकेटेड एट द कोस्ट ऑफ गल्फ ऑफ वेनिस. गल्फ ऑफ वेनिस, वेनिस पोर्ट, actually Venice port, and Venice port is located at the coast of Gulf of Venice, and this one is here. यहाँ पर ये जो प्लेस आप देख रहे हैं, जो कि पार्ट है एड्रियाटिक सागर का, एड्रियाटिक सागर का उत्तरी जलीय पार्ट जो है उसे ही गल्फ ऑफ वेनिस के नाम से जानते हैं. गल्फ ऑफ वेनिस. और इसी के तट पर यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर तो आपको प्लेस मिलेगा जिसका नाम है वेनिस. यानी ये वाला प्लेस, इसका नाम है वेनिस. और वेनिस की विशेषता ये है कि ये विश्व में हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की दृष्टि से, यानी हस्तशिल्प उद्योग की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, यानी एक अपना अहम स्थान रखता है. तो वेनिस, दिस वन इज बेसिकली फेमस फॉर हैंडी क्राफ्ट, यानी हस्तशिल्प उद्योग, यानी हस्तशिल्प उद्योग की दृष्टि से ये विश्व का एक महत्वपूर्ण केंद्र है. और यहाँ से अनेक देशों में
वेनिस के हस्तशिल्प जो है निर्यात किए जाते हैं। आगे हम लोग देखने चल रहे हैं, एक कंट्री है एंड दैट इज मोनाको। उसका नाम मोनाको है, उसको हम लोग देखते हैं। और ये यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला प्लेस, तो आपको ये जो है लिगुरियन सागर है, लिगुरियन सागर। और इससे लगा हुआ ये जो है तट है, जो मोनाको कंट्री का ही तट है। यानी ये वाला पार्ट आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये ऐसे करके है। और इस कंट्री को हम लोग जो है यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे, जिससे कि महत्वपूर्ण बिंदुओं को यहाँ पर लिखने में आसानी हो। तो कंट्री है मोनाको, और ये जो मोनाको देश है, बेसिकली दिस इज द सेकेंड स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। यानी ये जो है दूसरा सबसे छोटा देश है पूरे विश्व का। दिस वन इज सेकेंड स्मॉलेस्ट इन द वर्ल्ड, और यानी सबसे छोटा देश है। एंड दिस वन इज constitutional monarch country. It means principality state। और ये जो है संवैधानिक राजतंत्र वाला देश है। यानी यहाँ पर संवैधानिक राजतंत्र की व्यवस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी संवैधानिक राजतंत्र यहाँ पर व्यवस्था है। और ये जो देश है बेसिकली it is also part of tax haven countries, and it was listed in non-cooperative tax havens list of OECD, Organization of Economic Cooperation and Development। यानी जो OECD है, that is responsible for building smartest policy regarding tax regime in the world। यानी OECD जो कि एक महत्वपूर्ण संस्था है, उसके द्वारा इसे प्रतिबंधित भी किया गया था, क्योंकि ये जो यहाँ पर अपने जो पैसे होते हैं, अपनी जो मनी होती है, उसको लोग बगैर टैक्स के यहाँ पर छिपाते हैं, और उसमें जो है देश मदद करता है। और इसके द्वारा जो है सूचनाएं OECD को न देने और अपारदर्शिता पूर्ण जो है व्यवहार करने की वजह से इसे सहयोग न करने वालों की लिस्ट में भी सम्मिलित किया गया था। हालांकि
2009 में इसे निकाल दिया गया उस लिस्ट से। और यहाँ पर देखेंगे आप कि जो फेमस ब्रांड दैट इज मॉन्टी कार्लो प्लेस इज लोकेटेड हियर, यानी मोनाको में आप देखेंगे मॉन्टी कार्लो भी स्थित है। और मोनाको के बारे में एक जो महत्वपूर्ण एक दो पॉइंट और देखने की जरूरत वो ये है कि मोनाको ग्रैंड प्रिक्स हैज बीन हेल्ड yearly, that is related to motor car racing area, यानी मोटर कार रेसिंग क्षेत्र से संबंधित जो मोनाको ग्रैंड प्रिक्स स्पर्धा का आयोजन किया जाता है वो भी यहाँ पर वार्षिक आधार पर किया जाता है। यानी मोनाको ग्रैंड प्रिक्स, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स स्पर्धा का आयोजन वार्षिक आधार पर किया जाता है। और आगे आप लोग देखेंगे तो जैसा कि हमने कहा कि ये OECD और यहाँ पर लिख देते हैं कि आप देखेंगे OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, एक महत्वपूर्ण संस्था है। और बात की हम लोगों ने अभी टैक्स हेवन्स के रिगार्डिंग, और एक महत्वपूर्ण बिंदु हम लोगों को जो देखने की जरूरत है उसमें है कि OECD जो संस्था है उसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज लोकेटेड इन पेरिस, दैट इज कैपिटल ऑफ फ्रांस। यहाँ पर जो है OECD के हेडक्वार्टर्स स्थित है। और आगे हम लोग देखते हैं कि जहां तक बात टैक्स हेवन्स कंट्रीज की है तो उसमें आप देखेंगे एक और आपको जो है कंट्री मिलेगा जिसका नाम है एंडोरा। और एंडोरा की जो लोकेशन है आप देखेंगे वो आपको यहाँ पर मिलेगी, ये स्पेन और इसके यानी फ्रांस के मिडिल में, मध्य में मिलेगी आपको। एंडोरा तो दिस वन इज लैंडलॉक कंट्री, यानी भूआबद्ध देश है और स्पेन और फ्रांस के बीच में स्थित है। एंड इट इज आल्सो tax haven country and it was also listed in non-cooperative tax havens countries by OECD organization, यानी OECD द्वारा इसे भी जो टैक्स नॉन कोऑपरेटिव
गैर सहयोगी देशों की लिस्ट में जो है सम्मिलित किया गया था, लेकिन अब ये भी उससे बाहर है। और अगर एंडोरा की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि जो इसकी कैपिटल है वो इसके जो है वेस्टर्न पार्ट में यहाँ पर स्थित है, और उसका नाम है ला वेल्ला। हालांकि ये कुछ खास महत्वपूर्ण नहीं है ला वेल्ला, और इसलिए हम लोग आगे देखते हैं अब। और एंडोरा आप देखेंगे ये जो है, जो आपको एक पिरानिस माउंटेन मिलेगा उसी क्षेत्र में स्थित है, यानी पिरानिस माउंटेन के पर्वतीय क्षेत्र में ही स्थित है एंडोरा। और देखते हैं देखते हैं यहाँ पर। तो ये जो आप देख रहे हैं जो बाउंड्री है फ्रांस और स्पेन के बीच, यानी फ्रांस और स्पेन के मध्यवर्ती क्षेत्र में ही आपको जो यहाँ पर ऐसे करके जो पर्वत मिलेगा उसका नाम है कार्पेथियन पिरानेस माउंटेन। और इसको यहाँ पर प्रदर्शित कर देते हैं। पिरानेस माउंटेन, और ये फ्रांस और स्पेन के मध्य में स्थित है पिरानेस माउंटेन। एंड सो पिरानेस माउंटेन इज लोकेटेड between Spain and France, and that divides Iberian Peninsula from mainland of European continent। यानी यूरोप महाद्वीप के जो मुख्य भूमि है फ्रांस से ईस्ट में, उससे जो है आइबेरियन जो पेनिनसुला, आइबेरियन प्रायद्वीप जिस पर पुर्तगाल और स्पेन का अधिकार है, को अलग करती है ये पर्वत श्रृंखला। और आगे हम लोग देखते हैं वन मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज अबाउट that is Barcelona, and this one is, here you can see that Barcelona, and it is capital of Catalonia, that is developed state of Spain, यानी जो कि एक विकसित राज्य है स्पेन का। एंड डिमांड ऑफ फ्रीडम फ्रॉम स्पेन इज गोइंग ऑन राइट नाउ, यानी कि जो ये आप देख रहे हैं बार्सिलोना, बार्सिलोना ये जो है राजधानी है कैटालोनिया प्रांत की। कैटालोनिया प्रांत की राजधानी है, और कैटालोनिया एक विकसित स्टेट है स्पेन का, उत्तर पूर्व में स्थित है, और ये अपनी स्वतंत्रता के लिए जो है आंदोलन कर रहा है स्पेन से।
तो हम्म, तो एंड referendum regarding independence of Catalonia was conducted in this region, and more than 90%, near about 90% population voted in favor of this referendum, and that referendum law was passed by secret ballot in the Parliament of Catalonia. यानी कैटालोनिया की जो पार्लियामेंट है उसमें जो है गुप्त रूप से इस प्रस्ताव यानी जनमत संग्रह के प्रस्ताव को पारित किया गया था, जिसके आधार पर जनमत संग्रह कराया भी गया। और इसमें जो है करीब 90% के आसपास लोगों ने कैटालोनिया को एज ए इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर, रिपब्लिक के तौर पर स्थापित करने के संदर्भ में अपना मत दिया। और कैटालोनिया एक विकसित राज्य है इसका, और यानी बाकी स्पेन की अपेक्षा ज़्यादा विकसित है। ऐसे में ये जो है, इसका कहना है कि आवर रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड टू रेस्ट ऑफ स्पेन एंड वी आर गेटिंग लिस्ट फ्रॉम दैट। यानी हमारे जो संसाधन है उसको जो है मुख्य रूप से स्पेन के अन्य भागों में खर्च किया जा रहा है, यानी लगाया जा रहा है, और हमें उसमें से जो है बहुत सूक्ष्म भाग मिल पा रहा है। दैट्स वाई दे आर डिमांडिंग इंडिपेंडेंस फ्रॉम स्पेन। और यही वजह है कि ये लोग जो है स्पेन से स्वतंत्र राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट जेनेवा एंड Geneva, that is located in southwest of Geneva Lake. Geneva Lake, that is basically a crescent-shaped lake. यानी ये जो जेनेवा झील देख रहे हैं, ये crescent-shaped यानी अर्धचंद्राकार झील है। क्रेसेंट शेप्ड लेक यानी अर्ध चंद्राकार झील है, और इसके ही जो है साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिमी भाग में आपको जेनेवा मिलेगा। जेनेवा और जेनेवा में आप देखेंगे तो आपको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और जो आप वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, दोनों के हेडक्वार्टर्स स्थित हैं। यानी जेनेवा हैज हेडक्वार्टर्स ऑफ not only World Health Organization but also of World Trade Organization. यानी हम देखेंगे कि यहाँ पर WHO और WTO दोनों के ही हेडक्वार्टर्स मिलेंगे। हेडक्वार्टर्स और यानी इनके मुख्यालय यहाँ पर मिलेंगे। और अगर बात WHO की जाएगी, so WHO is basically स्पेशलाइज्ड यूएन एजेंसी, यानी यूनाइटेड नेशन की एक विशेषीकृत संस्था है। बट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन। यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, विश्व व्यापार संस्था जो है, वो यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र की जो है विशेषीकृत संस्था नहीं है। हालांकि ये जो है संयुक्त राष्ट्र के साथ अपने विशेष संबंधों को जो है साझा करती है। Although WTO is not a
specialized agency of United Nations, but it shares special relation with United Nations. United Nations, that is headquartered in New York, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी संयुक्त राष्ट्र, जो कि आप देखेंगे जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में आपको मिलेगा। और इन दोनों के हेडक्वार्टर तो जेनेवा में आपको दिख ही रहे हैं। हम लोग आगे बात करते हैं एक महत्वपूर्ण संस्था की, और वो ये है कि ऑक्सफैम, यानी देखते हैं ये जो आप देख रहे हैं, ये है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स, और यहाँ पर यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है। यानी if you see about headquarter of European Union, then it is located in Brussels, that is capital of Belgium। यानी बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में ही आपको यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर मिलेगा। और ऑक्सफैम, जो कि एक महत्वपूर्ण संस्था है, ऑक्सफैम इसकी भी आपको जो है ऑफिस यहाँ पर ब्रुसेल्स में देखने को मिलेगी। ऑक्सफैम की ऑफिस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और ऑक्सफैम की जो है अन्य जो ऑफिसें हैं, उसमें आप देखेंगे एक न्यूयॉर्क में, और दूसरी जो है कुआलालंपुर, दैट इज कैपिटल ऑफ मलेशिया। कुआलालंपुर इज कैपिटल ऑफ मलेशिया, एंड दैट कंट्री कम्स इन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, यानी दक्षिण पूर्व एशिया कंट्रीज के अंतर्गत आता है। उसके बारे में आगे हम लोग एशिया कॉन्टिनेंट में, एशिया महाद्वीप पर बात करने के संदर्भ में करेंगे। और एंड ऑक्सफैम इज हेडक्वार्टर्ड इन न्यूयॉर्क, यानी ऑक्सफैम का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है, यूनाइटेड नेशन की तरह। अब हम लोग जो है आगे बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। और सॉरी, ऑक्सफैम्स हेडक्वार्टर इज इन नैरोबी केन्या, नॉट इन न्यूयॉर्क, यानी नैरोबी केन्या में स्थित है इसका हेडक्वार्टर, न कि जो है यहाँ ब्रुसेल्स में स्थित है। ऑल्दो एन ऑफिस ऑफ ऑक्सफैम इज लोकेटेड हियर, इट मीन्स इन ब्रुसेल्स, यानी ब्रुसेल्स में जो है इसकी ऑफिस तो लोकेटेड है, लेकिन इसके अगर हेडक्वार्टर की बात की जाएगी तो वो आपको नैरोबी केन्या में मिलेगा। नैरोबी केन्या राजधानी है केन्या की नैरोबी। नैरोबी इज कैपिटल ऑफ केन्या, एंड headquarters of Oxfam is located there. And now we are going to talk about another important place, and that one is Goldach. गोल्डैच के संदर्भ में हम लोग बात करेंगे और देखते हैं। This one is the last point of this session, today's session, and we are going to see that here
you can see that here. This place is called Gold Edge. We are going to denote by arrow here. Gold Edge. And here is the headquarters of IQ Air. IQ Air, important organization, and that releases IQ air quality report, air quality report, and यानी वायु गुणवत्ता रिपोर्ट को जो जारी करती है जो संस्था, उसका नाम है IQ एयर, और उसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको गोल्ड एक्स में मिलेगा. दैट इज प्लेस्ड इन नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ स्विट्जरलैंड, यानी एक स्विस ऑर्गेनाइजेशन है. एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द SDSN. SDSN, Sustainable Development Solutions Network, SDSN. And we are going to make a correction regarding previous class. In that class, I said that Norway, in World Happiness Report at 6th place, but that one is actually at 8th place. यानी नॉर्वे जो है, जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 है, उसमें 8वें स्थान पर है. इसे आप लोग सही कर लीजिएगा. और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट is released by SDSN, that is sustainable development solutions network that was launched in 2012 by United Nations, and it is headquartered in New York. यानी इसे 2000 यानी SDSN in acronym of this association, यानी SDSN को जो 2012 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा लॉन्च किया गया था, और ये 2030 तक जो SDG गोल्स को पूरा किया जाना है, उससे रिलेटेड जो ये रिपोर्ट है और सूचकांक जारी करता है, इसी के संदर्भ में इसको डेवलप किया गया है, इसको लॉन्च किया गया है. और ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है, इसको जो है ये जारी करता है प्रतिवर्ष. और नेक्स्ट वन इम्पोर्टेंट report is released by this SDSN, that is
सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट this one is सतत विकास रिपोर्ट and this one is विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट। यानी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट और सतत विकास रिपोर्ट दोनों ही SDSN यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क संस्था एसोसिएशन द्वारा जारी किया जाता है, जिसे 2012 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा लॉन्च किया गया था। और आज की क्लास को जो हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। आने वाली क्लास में और भी अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। क्लास अगर आपको पसंद आ रही तो इसे जो है लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज की क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।